समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए, ठीक है, मांगी पूरी होगी। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए। 17 जून 2026 को एक खबर आती है कि गांव बिलौटी, जिला भोजपुर, थाना शाहपुर, एक युवक की एनकाउंटर में मौत हो जाती है। और उसके बाद तो जैसे इंटरनेट पे एक भूचाल सा आ जाता है। एक पक्ष जो है वो उसके एनकाउंटर को सही साबित करता है, तो एक बहुत बड़ा पक्ष उसके एनकाउंटर के खिलाफ बोलता है और कहता है कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत उसको मारा गया है। कहानी अभी आती है कि भरत तिवारी था कौन और इसका एनकाउंटर क्यों हुआ। तो भरत तिवारी एक ऐसा लड़का था जो आसपास के इलाकों में समाज सेवी का कार्य किया करता था, और वो भगत सिंह से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। कोरोना के समय पे भी उसने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और उनके पीएमओ ऑफिस को एक लेटर लिख के भेजा था कि अगर कोरोना के लिए किसी भी तरीके की रिसर्च के लिए कोई बॉडी की जरूरत है तो वो अपना शरीर स्वेच्छा से, उसके अलावा उसको अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से बिहार के तमाम जितने भी संस्थान है सबसे उसको पुरस्कृत किया गया। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि उसका एनकाउंटर बिहार पुलिस को करना पड़ता है। ये वही बिहार पुलिस है जिसने उसको कई बार सम्मान किया है। तो कहानी कुछ यूँ है कि बिहार में जमुनिया नाम का एक गांव था जहाँ पे बाढ़ की वजह से काफी लोगों के घर कट गए थे, और उन लोगों को वहां से विस्थापित करके पिछले साल 2025 में इलेक्शन से मात्र 2 से 3 महीने पहले यही बेलती गांव के आसपास उनको विस्थापित किया गया और वहां उनको रहने के लिए जगह दी गई। तो जो जगह उनको मिली थी वहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध थी, बस उनको सीधे ही वहां ले जाके रहने के लिए बोल दिया गया। तो भरत तिवारी जो ये लड़का है वो उन लोगों से मिला, उसके बाद उसे समझ में आया कि इनको कितनी पीड़ित हैं ये लोग, किन किन चीज़ों की समस्याएं आ रही हैं। उसका कहना था विस्थापन जरूरी है, चलो बाढ़ की से अभी हम लोग निवारण नहीं कर सकते तो आपने विस्थापन किया, पर विस्थापन ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ उनको दोबारा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जिस जगह पर उन लोगों का विस्थापन किया गया था वहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा थी, ना ही पीने का पानी की कोई व्यवस्था थी, और सबसे अहम मुद्दा जो था वो ये था कि वो जो जगह थी रोड लेवल से लगभग 5 से 6 फुट नीचे गहरी थी, गड्ढे में थी। तो भरत तिवारी का ये कहना था कि सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे अलग अलग संस्थाओं से बात करके वहाँ पीने के पानी के लिए अलग अलग तरीके के बंदोबस्त करवाए। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई और लोग उनको अपने देवता की तरह पूजते थे। भरत तिवारी का जो एक कंसर्न रह गया था वो ये था कि वहाँ पर उन लोगों को जो जमीन मिली है जो कि एक गड्ढे में है, 5 से 6 फुट नीचे है रोड लेवल से, तो उसका भराव किया जाए ताकि कल को दोबारा ऐसी स्थिति ना पैदा हो और वो फिर कोई बाढ़ आ जाए और वो लोग उससे बह ना जाए। तो इसके लिए वो अलग अलग संस्थानों से अलग अलग तरीके की मांग करता रहा, अलग अलग अफसरों से अलग अलग दफ्तरों में जाकर मुलाकात करता रहा, पर उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो आखिर में जाकर उसने एसडीएम साहब से भी इस बारे में बात की और उस समय पर शायद उनसे कोई बहस या कोई तीखी नोकझोंक हुई है, जिसके बाद ये सिनेरियो पूरा बदल जाता है और एक समाज सेवी लड़का जो है वो लास्ट में अपने फेसबुक पे आके सरेआम उनका नाम लेके उनको धमकी देता है कि उनकी हत्या करेगा वो। उसके कुछ समय बाद वो अपनी माता का दिया हुआ एक लॉकेट था उसके पास, जिसको वो बेचकर एक कहीं से अनलाइसेंस रिवॉल्वर या अनलाइसेंसी जो है बंदूक ले आता है। अब उसके बाद ये चीजें और ज्यादा तूल पकड़ लेती हैं। वह उस बंदूक के सहारे कई बार उसने बिहार पुलिस को डराया धमकाया भी, भगाया भी। कई बार बिहार पुलिस उसके वीडियोस अलग अलग तरीके से उसकी सोशल मीडिया से वीडियो सामने आई हैं जिसमें बिहार पुलिस उसके घर भी गई है और एक तरफ से एक इंसान उसका वीडियो शूट कर रहा है और वो बिहार पुलिस को धमका रहा है, भगा रहा है। दूसरी तरफ से वो एक और वीडियो आती है जब वो रात के समय बिहार पुलिस उसके घर पे जाती है और लगभग 3 से 4 घंटे उसके पास जाके बैठ के बातें करती है।
तब भी बिहार पुलिस कुछ नहीं करती और वहां से निकल जाती है। अगले दिन 17 तारीख की बात है, 17 जून 2026, जब वो बिहार पुलिस उसके घर जाती है तो जब तक उसके हाथ में पिस्टल थी तब तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जब वो लाइव वीडियो में अपने फेसबुक लाइव के थ्रू दिखाते हुए अपना आत्मसमर्पण करता है और उसमें उसके कुछ चंद सवाल थे कि आज के बाद कोई भी नेता किसी भी प्रकार के झूठे वादे नहीं करेगा, अगर वो किसी भी हालत में कोई वादे करता है तो उसे किसी भी कंडीशन में वो वादे पूरे करने होंगे। इसकी ये कुछ मांगे होती हैं जिसको पुलिस कहती है कि हाँ उन्हें मंजूर है। तब वो अपना पिस्टल जो है वो पुलिस की तरफ फेंक देता है और पिस्टल की जो दूरी थी वो भरत तिवारी से कम 8 से 10 मीटर की दूरी थी, जो वीडियो में दिखाई देती है। पुलिस से महज कोई 4 से 5 कदम की दूरी पर वो जो उसकी पिस्टल थी वो रखी हुई थी। उसके बाद कट टू उसके थोड़ी देर बाद ये न्यूज आ जाती है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया। पहली बात ये, जब उसने पिस्टल आपको सरेआम हैंडओवर दे दी तो उसका एनकाउंटर का क्या रीजन बनता है। दूसरी बात, अगर उसने जब देखिए उसने पिस्टल उठाई, पिस्टल के लिए उसके ऊपर एक अलग तरीके की कार्रवाई, अलग कानून है, अलग कार्रवाई है, उसके लिए शायद एनकाउंटर किसी भी तरीके का समाधान नहीं है। पर अगर बंदा आत्मसमर्पण कर चुका है तो उसके बाद एनकाउंटर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा आतंकवादी क्यों ना हो। आप उसको पकड़ के लेके जाएंगे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट उसको सजा देगी और उस हिसाब से आगे का उसका जीवन बीतेगा। पर आपने यहाँ पे एनकाउंटर किया, एनकाउंटर के बाद कुछ चीजें जो सामने आती हैं, भरत तिवारी के एक जो बड़ा तबका था वो भरत तिवारी के सपोर्ट में आ जाता है और वो सरकार का विद्रोह करने लगता है। वहीं सरकार, बिहार के खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वो लड़का मानसिक रूप से संपन्न नहीं था, मतलब उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। तो अगर एक ऐसा इंसान जिसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, तो जब आप उसके घर गए 3 घंटे 4 घंटे आप उसके घर रुके, तब आपने उससे वो पिस्टल क्यों नहीं छीनी बिना किसी जान माल की हानि के? क्यों जब उसने पिस्टल फेंक दी उसके बाद आपने उसका एनकाउंटर किया? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर वो लड़का आपके समक्ष आया, उसने आपको आत्मसमर्पण कर दिया, तो ऐसे क्या वजह हुई कि आपने उसका एनकाउंटर किया? उसका कोई भी सबूत आपने नहीं दिया। तीसरी चीज, आपने जब एक प्रेस नोट रिलीज किया कि उसका एनकाउंटर हुआ है, और तो उसके आधे घंटे के बाद, क्योंकि उसने गोली चलाई इस वजह से हमने उसका एनकाउंटर किया, तो उसके आधे घंटे के बाद ही आपने प्रेस रिलीज अपनी क्यों डिलीट कर दी? अपने सोशल मीडिया साइट से वो प्रेस नोट जो आपने रिलीज किया था वो क्यों डिलीट कर दिया? उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि जब एक समय तक आप लोग ये मान ही नहीं रहे थे कि वो एनकाउंटर गलत है, तो आपने अब जाके अपने एक ऐसा थाना SHO और उसके बाद एक इंस्पेक्टर और शायद एक कांस्टेबल की आपने जो आपने निलंबन किया वो क्यों किया? और अगर निलंबन किया तो क्या वो एनकाउंटर जो था वो सच में फर्जी एनकाउंटर था? और अगर नहीं, फर्जी एनकाउंटर नहीं था, तो फिर निलंबन किस आधार पे है? दूसरी चीज, आपने कहा कि इसकी जांच एक मजिस्ट्रेट द्वारा, रिटायर जज द्वारा कराई जाएगी और वो सारी जो रिपोर्ट्स होगी वो मजिस्ट्रेट को सबमिट होगी, देन उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस रिटायर जज की नियुक्ति कौन करेगा? क्या वो उसकी नियुक्ति कोर्ट करेगी या आप लोग की बिहार सरकार करेगी? अगर उसकी नियुक्ति बिहार सरकार करती है तब तो सवाल वहीं पे आज आके रुक जाता है कि अगर आप ही नियुक्ति करें तो वो चीजें तो आपके खिलाफ ही है, तो क्या वो सही तरीके से उसकी जांच हो पाएगी? मेरा अगला सवाल ये है कि क्योंकि जब उसने पिस्टल फेंक दी, उसके ऊपर आज से पहले कोई किसी भी तरीके का कोई उसके ऊपर कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्यों अभी तक क्यों उसका इस हिसाब से उसको एज अ बड़ा गैंगस्टर उसको ट्रीट किया गया? हालांकि उसके भरत तिवारी के आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जब यूपी में अलग अलग तरीके के गुर्गों का जब एनकाउंटर किया गया यूपी पुलिस द्वारा, तो भरत तिवारी ने उसको सही कदम बताया। तो जो वो इंसान जो सच में इन चीजों के खिलाफ था, आपने उसका ही एनकाउंटर किया, वो भी तब जब उसने हथियार फेंक दिए। क्या सच में भरत तिवारी एक तरीके से एक दिमागी हालत से थोड़ा कमजोर इंसान था? तो मेरा आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि आप जब उसके सोशल मीडिया के अलग अलग बयानों को सुनेंगे, अलग अलग तरीके के उसको पोस्टों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो लड़का दिमागी रूप से कमजोर नहीं बल्कि भावुक था। उसने भावुकता में वो सब चीजें की। जब वो उस इलाके में गया, उसने वहाँ के लोगों को देखा, तो उसको समझ में आया कि वहाँ के लोग किस तरीके कठिन परिस्थिति में जी रहे हैं, तो उस भावुकता में उसने वो सारी चीजें करी जो कि शायद कुछ हद तक सही नहीं भी थी। सिस्टम से सवाल पूछना गलत नहीं है, पर हथियार उठा लेना कहीं ना कहीं गलत है और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए थी। पर क्या उसकी सजा मौत थी? बिल्कुल नहीं। भरत तिवारी को यह भी पता था कि उसका अंतिम समय निकट आ गया, इसलिए उसके एनकाउंटर से कुछ दिनों पहले उसने अपनी सोशल साइट पे एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें उसने कहा कि उसके शरीर को
जो है वो दान कर दिया जाएगा, उसके शरीर के अंगों को दान कर दिया जाएगा। अलग अलग तरीके के खेमे में उसने बांट के कहा सबसे पहले हमारे जवानों को किया जाएगा, उसके बाद पुलिस को किया जाएगा, उसके बाद जो आम जनता में जो सबसे गरीब लोग हैं उनको, गरीब तबकों को किया जाएगा, फिर अगर कुछ बचता है तो बाकी लोगों को दिया जाएगा। तो उसने आर्मी और पुलिस का तब भी सबसे पहले सम्मान रखा, सबसे पहले आर्मी, फिर उसके बाद पुलिस को उसने अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करने का योग्य समझा। तो क्या एक ऐसा इंसान जो अपने इतना, जिसके हर बयान से, हर चीज़ों से देशभक्ति झलकती है, क्या वो देश विरोधी कोई कार्य कर सकता है? भरत तिवारी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने आप को भगत सिंह के मार्ग पर चलने वाला इंसान समझता था, और वो भगत सिंह को फॉलो किया करता था। जब भगत सिंह को फॉलो कर रहा है, उसके अलावा आपके नेता पप्पू यादव जी जब उसको भगत सिंह का रूप बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद वो लड़का गलत नहीं था, बस उसने जो कदम चुना वो गलत था, पर उसकी सजा हत्या तो या मृत्यु तो बिल्कुल भी नहीं थी जो उसको मिली। अब इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा वो पिता जिसका, जो कह रहा था कि उसका बेटा अब बड़ा हुआ था, उसका बेटा अब उसकी जिम्मेवारी संभालने वाला था। उसने कहा था कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का या बाइक का शोरूम ओपन करेगा, और जिसके लिए वो ऑलरेडी कार्य कर रहा था। वो पिता जो अब तक ये सोच के बैठा था कि अब उसके घर का सारा खर्चा, पूरे घर को उसका बेटा संभालेगा, अब वो इस उम्र में क्या करेगा? वो छोटा भाई जो अब एकदम टूट चुका है, जिसे खुद अब अपने मृत्यु का भय आ गया है जिसके अंदर, क्या वो, उसका क्या होगा? वो माता जो रो रो के बिलक बिलक के कह रही थी कि उसका सबसे बड़ा बेटा उससे छीन लिया, उसका क्या होगा? सबसे बड़ी अगर किसी ने चीज कुछ खोया है तो इन लोगों ने खोया। सोशल मीडिया पे जो आज पोस्टें हैं वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कुछ दिन बाद वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएंगे, और कोई नया ट्रेंड सोशल मीडिया पे फिर आ जाएगा, और जिससे लोग इससे भटक जाएंगे और उस पर चले जाएंगे। पर अगर कुछ सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ हुई है तो वो एक परिवार को हुई है। अभी जब उसका अंतिम शव यात्रा जा रहा था, तब एक बहुत ही बड़ा हुजूम उसके साथ गया। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखता है कि जब उसकी अंतिम शव यात्रा हो रही थी, उसके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, एक बहुत ही बड़ा हुजूम उसमें शामिल हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता जरूर है कि वो लड़का समाज के लिए सही था। वो लोग जो विस्थापन होके आए थे, उन लोगों का कहना था, वो लोग रो रहे थे, उनका कहना था कि वो उसके लिए भगवान था। तो शायद कहीं ना कहीं तो गलती हुई।